हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं BECC 102 के सॉल्यूशंस। जून 2024 के सॉल्यूशंस है। मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स 1 के पेपर के सॉल्यूशंस हैं। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन पेपर और साथ के साथ इसके सॉल्यूशंस देखेंगे। मैं आपको सॉल्यूशंस प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगी, तभी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन के ए पार्ट में डिमांड फंक्शन दिया गया है, सप्लाई फंक्शन दिया गया है, इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालो, प्रोड्यूसर सरप्लस निकालो और कंज्यूमर सरप्लस निकालो। जब तक इन डिमांड फंक्शन जो है लीनियर है और सप्लाई फंक्शन लीनियर है, तब तक आपको इसको इजीली निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी ये क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक इक्वेशन या फिर लीनियर से अलग कोई भी इक्वेशन होगी, तब आपको प्रोड्यूसर और कंज्यूमर सरप्लस निकालने में प्रॉब्लम आ सकती है। बट जब भी लीनियर इक्वेशन दी गई हो, इससे इजी, इससे बेसिक इक्वेशन कोई नहीं हो सकता। ये आपको बहुत इजीली इसका आंसर निकल सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, डिमांड और सप्लाई फंक्शन को इक्वल रख देना इक्विलिब्रियम पे। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, आपको इससे इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगा और इसी से इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाएगी। फिर आपको प्रोड्यूसर सरप्लस निकालने के लिए बोला है, तो प्रोड्यूसर सरप्लस कहते हैं कि एरिया बिलो द प्राइस एंड अबव द सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व ये होता है, एस सप्लाई कर्व के ऊपर और प्राइस से नीचे जितना भी एरिया होता है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस। क्योंकि ये ट्राइंगल है तो इजीली ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाइए और आपको प्रोड्यूसर सरप्लस आ गया। लेकिन अगर ये कर्व होता तो आपको यहीं पे इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, जब तक ये लीनियर है, इससे इजी क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। सिमिलरली कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, एरिया बिलो द डिमांड कर्व और अबव द प्राइस। तो ये हो गया, ये भी एक ट्राइंगल है, इसका भी ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट। आइए चलते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट कह रहा है मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है, टोटल रेवेन्यू निकालो। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू का फर्स्ट डेरिवेटिव। अब टोटल रेवेन्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास, मार्जिनल रेवेन्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू। तो मैंने वही किया है, मैंने इसका इंटीग्रेशन किया है और आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करके आपको टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन मिल गई है। अब क्वेश्चन 2 जो है, उसका ए पार्ट जो है और बी पार्ट दोनों ही थ्योरी क्वेश्चंस है, जो कि आपको इजीली बुक से मिल जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि वेब मॉडल क्या होता है, उसका बेसिक सेटअप क्या होता है, वो बताना है आपको। उसके बाद होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशंस क्या होती हैं, ये भी आपको इजीली बुक से मिल जाएगा, देखने को क्या होती है। बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, आप इन्हें इजीली बुक से देख सकते हैं। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। सिमिलर क्वेश्चन फिर से आकर डिमांड कब दिया है, सप्लाई कब दिया है, कह रहे हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। बेसिक है, वहां पर बोले आप डिमांड और सप्लाई को इक्वल करेंगे, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। उसके बाद क्या बोला कि प्राइस सपोज करो इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से नया सप्लाई कर्व आ गया। तो क्या करना है, पुराने सप्लाई कर्व को हटा दो, नए सप्लाई कर्व को इसके इक्वल रख दो, फिर से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। फिर आपको बोला है कि आपको ये चेंज जो है कंफर्म कर रहा है आपके एक्सपेक्टेशंस पे। तो आपको पता है कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ है, लोग जो है सप्लाई जो है प्रोड्यूसर्स इंक्रीज कर देंगे। लेकिन जो लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो प्राइस इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी डिक्रीज कर देंगे। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस इंक्रीज होने की वजह से आपका जो चेंज है वो कंफर्म कर रहा है आपकी एक्सपेक्टेशंस या नहीं। आपकी क्वांटिटी जो है डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि डिमांड जो है फॉल हो गई है। तो आप देख सकते हैं इक्विलिब्रियम निकल जाएगा इक्वल करके। बी पार्ट में क्या किया मैंने, नए सप्लाई कर्व को यहाँ रखा और इक्वल किया। तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी जो है फॉल हो गई क्योंकि हमारी डिमांड जो है फॉल हो गई और प्राइस जो है इंक्रीज हो गया। तो मैंने यहाँ लिखा भी है, यस द चेंज कंफर्म टू आवर एक्सपेक्टेशन एज प्राइस हैज इंक्रीज व्हिच लीड्स टू फॉल इन क्वांटिटी। क्योंकि प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी में फॉल आ गया क्योंकि डिमांड फॉल हो गई, डिमांड कम हो गई। उसके बाद बोला गया है कि सपोज करो गवर्नमेंट ने इम्पोज किया टैक्स ऑफ 3 रुपीज पर यूनिट ऑफ आउटपुट, हाउ विल इट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। तो ये दिखाने के लिए आपको क्या करना है, टैक्स रेट आपको दिया गया, आपको पता है नया सप्लायर प्राइस क्या होगा। सप्लायर्स को अपने प्राइस में से 3 रुपए जो है गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो उनका P-3 हो गया। तो QS जो हमारा नया सप्लाई फंक्शन होगा वो ये हो जाएगा। नए सप्लाई फंक्शन को मैं डिमांड फंक्शन, पुराने डिमांड फंक्शन से इक्वेट करूंगी तो हमारे पास नया प्राइस आ जाएगा जो कि कंज्यूमर्स को पे करना है, और नई क्वांटिटी आ जाएगी जो कंज्यूमर्स डिमांड करेंगे। इसी से मैं प्राइस जो है सप्लायर्स को जो रिसीव होगा वो निकालूंगी। आप देखेंगे इन दोनों के प्राइस के बीच का डिफरेंस 3 आएगा जो कि हमारा टैक्स रेट होता है। तो यही कह रहे हैं प्राइस रिसीव जो है सप्लायर्स को जो प्राइस मिलेगा वो फॉल हो जाएगा और प्राइस जो बायर्स पे करेंगे वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से फॉल इन क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इजी है। टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया गया है, टैक्स रेट बोला गया है कि हर यूनिट ऑफ आउटपुट पे वो 2 रुपए का टैक्स देगा। तो आपको बोला गया है कि, और आपको डिमांड फंक्शन भी दिया गया है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट निकाला और मैक्सिमम प्रॉफिट। तो सीधी सी बात है, प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, और टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो हमने वो निकाल लिया। पहले हमने कॉस्ट फंक्शन में क्या किया, 2x की 2 रुपीज पर क्वांटिटी है तो 2x की कॉस्ट जो है इंक्रीज करके
नया कॉस्ट फंक्शन निकाल लिया, डिमांड फंक्शन हमें दिया गया था, उससे टोटल रेवेन्यू निकाल लिया। प्रॉफिट क्या होता है, टी आर माइनस टी ए और टी सी, तो वो हमने यहाँ पे किया है। उसके बाद इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेके हमने क्या किया कि इसकी वैल्यू निकाली, आउटपुट कितना होगा। उसी वैल्यू को जब हमने वापस इस प्रॉफिट में पुट किया तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया मैक्सिमम। ठीक है, ये था आपका प्रॉफिट का फंक्शन। अब आगे चलते हैं। आप इसका सेकंड डेरिवेटिव भी करेंगे तो -2x, और -2x मतलब कि लेस देन 0 ऑलवेज, तो कि x कभी ग्रेटर लेस देन 0 होगा नहीं, आउटपुट कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो -2x हमेशा लेस देन 0 होगा जो कि मैक्सिमम होता है। तो इसका मतलब है कि हमारा प्रॉफिट जो है वो हमेशा मैक्सिमम रहेगा 50 यूनिट ऑफ आउटपुट। उसके बाद चलते हैं इसके फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन बुक से आपको इजीली मिल जाएगा। सिक्स क्वेश्चन में फिर आपको बोला गया है कि आपको एक पैराबोला की इक्वेशन दी गई है और वो कह रहे हैं वर्टेक्स और फोकस निकालो और इस ग्राफ को स्केच करो। तो मैंने यहाँ पे इस ग्राफ को स्केच किया है और यहाँ पे इसकी पहले x और y को 0 रख के मैंने इनके वर्टेक्स निकाल लिए। तो सिंस इक्वेशन इज नॉन लीनियर तो देयर विल बी अ कर्व, तो मैंने यहाँ कर्व बनाया। इसका इंटरसेक्शन x एक्सिस पे -0.5 पर है, y एक्सिस पे 2 और -2 पे। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला की ये होती है, तो मैंने उनको यहाँ पे इसके इक्वल रखा और इसके यहाँ पे इस इक्वेशन का इक्वल आई, तो मेरे पास वर्टेक्स आ गई h के और हमारे पास फोकस आ गई। तो यही रूल होता है इसको निकालने का। सेवेंथ का ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको बुक से मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म दी गई है आपको, a दिया हुआ है, r दिया हुआ है, बोला है फिफ्थ टर्म निकालो, तो मैंने वो फॉर्मूला भी यहाँ लगाया है। फर्स्ट टर्म दी गई है, r दिया गया है, an क्या होता है, कोई भी टर्म, ये फॉर्मूला होता है। a फिफ्थ निकालने के लिए हमारे पास ये लगा है, तो उससे फिफ्थ टर्म आ गई। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि लिमिट इवैल्यूएट करो, और उसके बाद उन्होंने बोला है कि इस बी पार्ट है कि ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है या नहीं, x इज इक्वल -1 और 0 पे वो चेक कर। तो जैसे आप क्वेश्चन का ये देखेंगे तो देख लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है, इसके 2 रूट्स निकाले हैं, तो इससे एक कट हो गया, तो हमने बाद में इसमें वैल्यू पुट कर, तो आंसर ये आ गया। अब ये कह रहे हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो जब आप देखोगे तो x -1 पुट किया तो भी वैल्यू आ गई, और x टेंड्स टू 0 है तो भी वैल्यू आ गई, तो मतलब ये कॉन्टिन्यूस। अगर इनमें से एक पे भी इन्फिनिटी आ जाता तो मतलब वो नॉन कॉन्टिन्यूस होता। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन है, बुक से मिल जाएगा आपको। 10th क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सेकंड ऑर्डर कंडीशन और फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन पहले एवरेज कॉस्ट निकाल के उसको डिराइव करना है और आंसर निकालना है। तो ये था कॉस्ट फंक्शन, एवरेज कॉस्ट निकालो, एवरेज कॉस्ट ये आ गई, एवरेज कॉस्ट को फर्स्ट डेरिवेटिव करो, ये आ गया। जब एवरेज कॉस्ट को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू कुछ ये आएगी, तो ये बोल रहा है कि 50 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड विच लीड टू मिनिमम एवरेज कॉस्ट, और जब इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो आपको ये मिलेगा जो कि ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि आपका x हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये मिनिमम होगी 50 पे, x हमेशा मिनिमम होगा 50 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। बुक से आपको मिल जाएंगे 2 पॉइंट्स पे, आपको सब नोट्स लिखने हैं, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको dy बाई dx निकालने के लिए बोला है गिवन इक्वेशन से, और सेकंड क्वेश्चन में आपको डेरिवेटिव बोला है, जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है। तो आप इसे dy निकाल लीजिए, आपके पास ये आ गया, dx निकाल लीजिए, आपके पास ये आ जाएगा। जब आप इन दोनों को रखेंगे तो dm से dm कट जाएगा और आपके पास dy बाई dx की इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे आपको डेरिवेटिव बोला है, डेरिवेटिव आप ऐसे निकाल सकते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx हो गया 1/√2 + x², और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 2x अपॉन में 2/√2। इसको पहले सेम पहले हमने लॉग का डेरिवेटिव किया और फिर हमने इसका डेरिवेटिव किया, जो कि ये है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कुछ आंसर किया है। तो ये था आपका BECC 102 का जून 2024 का सॉल्यूशन, जिससे पहले भी कई ईयर्स के पेपर्स को मैंने सॉल्व करके अपने चैनल पे डाला हुआ है। अगर आपको बाई चांस लिंक नहीं मिलता या फिर वो पेपर्स नहीं मिलता तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ज़रूर उन पेपर्स के लिंक आपको दे दूँगी, सॉल्व पेपर के लिंक्स आपको दे दूँगी। अगर आपको और कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।